अपनाए जाते हैं, किसानों का आंदोलन उग्र हो जाता है, गोलियां चलती हैं, जान जाती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे अब सब लोगों की आंखें खोल रही है कि ये मुद्दा भी एक ऐसा था जिस वजह से उनको नुकसान हुआ है। जब भट्टा में शुरू हुआ ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में, तो एक एक कर सारे बड़े नेता वहां जाने शुरू हुए, सभी दलों के। कश्मीर जी, आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि क्या ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नेताओं ने सिंगूर और नंदीग्राम को देखते हुए से एक चुनावी मॉकड्रिल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर दिया है? परिणाम तो आज आया है, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम की जो घटना थी तब से लेके आज तक बराबर सरकार को ये समझाने की प्रयास हम लोगों ने किया कि इसकी घटनाएं बहुत खतरनाक होंगी। दादरी में जो घटना घटी वहां भी ऐसे हुआ, जो घोड़ी बछेड़ा में हुआ वहां भी यही हुआ, टप्पल में हुआ, हत्याएं हर आंदोलन में हो रही हैं। तो सवाल ये है कि अब एक सवाल बड़ा उठता है। उत्तर प्रदेश में 2012 का चुनाव सामने है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों को वोट की खातिर कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, एक ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल हम धनखड़ साहब से भी और सागर रायका साहब से भी पूछते हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग वहां पे जाने शुरू हुए, किसी भी ऐसे आंदोलन की जगह पे जाते हैं, कोई भी नेता, सागर जी, वो आंदोलन से पहले वहां क्यों नहीं जाता? वहां की समस्याएं वो पहले क्यों नहीं समझता? वो जब एक गोली चलने की स्थिति आती है, गोली चलने लगती है, तब किसी नेता की नींद खुलती है कि तब वो जाना वहां शुरू होता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। इससे किसानों को क्या फायदा मिलता है? पहले भी जाते हैं लोग, हर पार्टी के लोग जाते हैं, नहीं जाते ऐसा नहीं है, मगर जब एक आंदोलन का स्वरूप पकड़ते हैं तो सबको इसमें समर्थन देना जरूरी है, समाज के हर वर्ग को, क्योंकि लड़ाई सामूहिक है। जो जमीन एक्वायर हो रही है वो नेशनल प्रॉपर्टी है। आज आप देखोगे तो हर गांव में पशुओं को चरागाह भूमि होती है, उसको भी स्टेज बनाने की लालच में लोग खा जाते हैं और दे देते हैं, और सबसे पहले उसको देने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है अभी 3 महीने पहले कि कोई भी गांव की कोई चरागाह भूमि को एक्वायर नहीं करेंगे। इस प्रकार के जजमेंट होते हुए भी गांवों में सर्वसम्मति से ऐसी जमीन हड़प करने में भी कोई पीछे नहीं रहता है। ज्यादातर जो लैंड सब्जेक्ट है वे स्टेट सब्जेक्ट है। जब राज्यों में विकास के नाम में एक होड़ चली है, बाहर का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और ये सब बात करके, ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में समझता हूं कि इस देश के किसानों के लिए, इस देश के पशुपालकों के लिए बड़ा घातक हो रहा है। और इसीलिए जो अभी सर्वमान्य अध्यादेश की बात चल रही है वो जल्द से जल्द आएगा और तभी अपना एक प्रश्न हल होगा। धनखड़ साहब, आप कैसे देखते हैं ये सवाल? मेरा एक सवाल इसी मुद्दे पर। हरियाणा में पिछले 87 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ। क्या वहां सरकार इसका इंतजार कर रही है? कल 12 तारीख में 2500 से 3000 के बीच में और किसान इकट्ठा हुए 10 गांव के, वो अधिग्रहण का मुद्दा था, आज भी है। क्यों नहीं उसके खिलाफ सरकार सोचती? उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई केंद्र सरकार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट यूपीए सरकार ने बनाया है, हाईवेज की मिनिस्ट्री यूपीए सरकार की है। ये लूट की ठेकेदारी केंद्र के कानूनों के द्वारा इस देश में बचाई जा रही है। और प्रदेश की बात करते हैं, मैं पूछता हूं, बिल किसके लिए लाया जा रहा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज के अधिकार के लिए। अगर बीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप देंगे तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर उनका कब्जा हो जाएगा। ये कहने के लिए प्रदेश और लूटने के लिए सब मिलकर एक करते हैं। ना केंद्र कम है, ना प्रदेश कम है। सागर जी ने कहा, उसमें मैं बात जोड़ दूं। अगली बात जो कृष्णवीर जी ने कही, लैंड इक्विजेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। केंद्र सरकार अपने उद्देश्यों के लिए और राज्य सरकार अपने उद्देश्यों के लिए दोनों एक्वायर करते हैं। दूसरी बात मैं कहूं, जो कृष्णवीर जी ने कही कि भारत में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन केवल एक सीड नहीं, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, बायोटेक्नोलॉजी अथॉरिटी बिल, सीड बिल, जैसे सलवानी और लक्ष्मण का उदाहरण आता है, मैं सारे घर के बदल दूंगा। एग्रीकल्चर के सारे इनपुट का अधिकार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, जिससे सिंगल विंडो से एमएनसीज को रास्ता दे दे और देश की सारी एग्रीकल्चर को बेच दे। मैं एक चीज जो ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बहस के भीतर में, ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ ही वो चीज है जिससे किसी सरकार और व्यवस्था की लेजिटिमेसी आज के जमाने में होती है।
लेकिन पोस्को के मामले में गोविंदपुर और धिंकिया गांव में क्या हुआ? खुद सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया, उसने कहा कि ग्राम सभा ही तय करेगी कि उस गांव की जमीन वो दे सकती है या नहीं दे सकती है। उन 2 गांवों की ग्राम सभाओं ने फैसला किया कि हम जमीन नहीं देंगे, लेकिन नवीन पटनायक की सरकार ने एक रिपोर्ट भेज दिया कि नहीं, वो तो मीटिंग ही उन्होंने बुलाई, उसकी सूचना हमको नहीं दी थी, और उसमें जो दस्तखत किए वो सिर्फ 60 लोगों के दस्तखत थे। आंदोलन के लोग कहते हैं कि 1000 लोगों के दस्तखत आप लोग जिस समय हम पेश कर सकते हैं। और अपने जो जयराम रमेश जी हैं, जो कि पर्यावरण मंत्री यहाँ पर, इन्होंने कहा इन्होंने 3 कमेटी बनाई थी। 3 कमेटियां पिछले साल गई वहां पे, तीनों ने कहा कि वहां वन अधिकार कानून और पर्यावरण कानून का उल्लंघन हुआ है, जिसमें एक एनसी सक्सेना की कमेटी थी, एक उनकी योजना आयोग की कमेटी थी और एक और आदिवासी मंत्रालय की कमेटी थी। लेकिन अब जयराम रमेश ने कहा कि हम लोग एक संघीय व्यवस्था में रहते हैं, राज्य सरकार कह रही है तो हम उसकी बात पे अविश्वास नहीं कर सकते, संघीय व्यवस्था की एक अपनी मर्यादा होती है, वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने उन 2 गांवों की ग्राम सभाओं के फैसले को ओवर रूल करते हुए पोस्को परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी। अगर आप खुद जो कानून बनाते हैं उसका खुद ही आपके मन में सम्मान नहीं है, तो यह व्यवस्था की लेजिटिमेसी कैसे बचेगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल, भले वो मामला सिर्फ 2 गांवों का हो, लेकिन उससे खड़ा होता है। विकास का एक उदाहरण देश के सामने रखना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी योजना एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देश के साथ ये वायदा किया गया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से 50 लाख देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उसकी रिपोर्ट आ गई है सीएजी की, 3,24,000 लोगों को मात्र एम्प्लॉयमेंट मिला, 1,74,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉसेज भारत को हुआ है। मात्र 3.25 लाख से भी कम लोगों को 1,74,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉसेज। क्या होगा इस देश का भविष्य? किसको गया 1,74,000 करोड़ रुपया? सिर्फ उन कंपनियों को, उन कारपोरेट के ठेकेदारों को, उन एफडीआई के इन्वेस्टर्स को गया जिन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भागीदारी की है। देश के विकास में जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी का लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहा है। मात्र 125 लोग इस देश की जीडीपी को नचा रहे, घुमा रहे। देश के आम आदमी का, इस नौजवान का क्या होगा जो इस देश का नौजवान है? 80 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहा, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। एम्प्लॉयमेंट के संसाधन देने के लिए गांधी जी ने सही कहा था, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, जो सब्जी और फल और अनाज के क्षेत्र में जब तक प्रोसेसिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे, नहीं होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5 करोड़ लोग, किसानों के परिवार सड़कों पे आ चुके हैं। माओवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा, आतंकवाद तो बढ़ रहा, माओवाद तो इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि बेरोजगार सड़कों पे आएंगे। क्यों हथियार उठाना पड़ा किसान के उन राह भटके नौजवानों को? क्योंकि उनको रोजगार नहीं था, इसलिए राह भटके, और इसलिए अपराध की तरफ उनको गलत दिशा में दिया गया है। ये गलत दिशा है, ये ठीक दिशा नहीं है, देश के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। विरोध करने का ये कौन सा तरीका है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बजाय परिवहन के अधिकारियों को बंधक बना लें? देखिए, इस प्रकार के कानून हाथ में लेने की जब व्यवस्था होती है किसी की, जब महीनों महीनों आंदोलन चलता है, सालों से कोई सुनता नहीं है, बात अनसुनी हो जाती है, तो किसान सड़क पे आता है। जब कोई सुनता नहीं है तो इस प्रकार के कदम व्यवस्था में उठाते हैं। आपको जानकारी है ना, इस देश में 10 सालों में 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं करने को विवश हुए हैं, जिनके सर्वाइवल की लड़ाई है। वो किसी को तो सुनाए, किसी के माध्यम से वो तो सुनाए। अगर वो नहीं कुछ अपने कदम नहीं उठाते तो आज उनको देश सुनने के लिए जाता। आज हम यहाँ का स्टूडियो में ये बहस करते हैं। क्या ऐसी वजह है कि किसान इतने विवश हो जाते हैं और विवश होने के बाद कानून अपने हाथ में लेते हैं? आंदोलन का स्वरूप अहिंसा से हिंसा की तरफ बढ़ता है। इन सब भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और राज्य की हो इन मुद्दों को सुलझाने को लेकर गंभीर है या सिर्फ एक चुनावी स्टंट भर बन के रह जाता है? देखिए, राजनीतिक जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट बना हुआ है। इसको साबित करने के लिए हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी अगर श्रीकाकुलम गए होते, जब पिछले साल 2 बार वहां फायरिंग हुई, थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, तो हम उनके सिंसियरिटी को आज ज्यादा गंभीरता से हम लेते। अगर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी का वहां जाना? क्या वाकई किसानों के साथ हमदर्दी है या सिर्फ चुनावी स्टंट या मुद्दे, सारे विपक्ष के मुद्दों को हाईजैक कर लिया राहुल गांधी? नहीं, जब वहां गए और किसानों की आवाज को उन्होंने समझा और उसके लिए संघर्ष करना, मैं समझता हूं बड़ा अवकारदायक बाबत है। और हर जगह पे जाना चाहिए जहां पे भी किसान को अन्याय हो। इस देश के
सबसे बड़ी मात्रा में अगर कोई राजनेता से अपना हक मांग सकते हैं तो किसान मांग सकते हैं, क्योंकि किसानों के पास जाके समर्थन लेते हैं हर चुनाव में हर पार्टी। और किसान इस देश में जितनी मेहनत करके जिस प्रकार का धान पकाता है उसको उसका मुआवजा या उसका जो प्राइस नहीं मिलती है। सुबह 4 बजे महिलाएं उठ के अपने घर में पशुओं को धो के पूरे शहर में दूध भेजती हैं, तो उनको अगर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा देते तो बड़े शहरों में से आवाज आता है कि भाव बढ़ गया। तो जो लोग 4 बजे उठ के श्रम करके पानी की बोतल 10 रुपया 15 रुपया में मिले और दूध 20-25 रुपये में मिले, तो एक किसानों की हालत में शुरू से इसके बारे में सपोर्ट प्राइस के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। हर मूल्य पैदाश के लिए भी सोचना चाहिए। और जमीन पे जो मालिकाना हक है पूरे राष्ट्र का है, पशु की जमीन जो चरागाह भूमि होती है उसको भी लोग अभी सहज में ले लेते हैं, क्योंकि सबको इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, सबको प्रगति की बात करके न जाने कि राज्य सरकार किस प्रकार का डीलिंग इन सब मल्टीनेशनल कंपनी से करती होगी वो समझना मुश्किल है। और हर जगह पे आप देखोगे तो जमीन एक्वायर करने की जो बात चल रही है वो खाली इंडस्ट्रीज के लिए, कोई गरीब आदमी को खेती करने के लिए जमीन देने के लिए हम एक्वायर नहीं करते हैं। राज्य सरकार को अपनी अपनी पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि गरीब लोगों को भी जमीन दे। सागर जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे मनमोहन सिंह जी बोलते हैं ये करना होना चाहिए करना चाहिए। करेगा कौन? ये भी कह रहे हैं करना चाहिए होना चाहिए। एक सवाल, एक बड़ा सवाल कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के ऊपर आया है। मैं पूछता हूं, सरकार ने अभी अभी जिस व्यक्ति को चेयरमैन बनाया है कौन है वो? किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे बड़ा दलाल, जो हिंदुस्तान के अनाज और धान और दाल और तमाम फसलों के दाम तय करने के लिए बनाया। उससे बड़ा तो गद्दार कोई हो नहीं सकता। WTO के समझौते में उस आदमी ने भारत सरकार को धोखा दिया। अगर ऐसे ही लोग प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, सीधे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, तो इस देश के किसानों को कोई जरूरत नहीं है ऐसे CACP के चेयरमैन की और ऐसे सरकारों की। ये किसान विरोधी लोग सत्ता में जो बिठाए जा रहे हैं, कौन नियुक्त कर रहा है इसको? कमीशन पूरी तरह किसान विरोधी लोगों से भरा हुआ है। जी हम उसमें भी आएंगे। मैं केवल अपनी बात करोड़ का कर्जा एक सेकंड हम लोग 5.5 लाख करोड़ कारपोरेट के हम 5% ये जो गंभीर चौधरी जी ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों जो 72 करोड़ मैं बताता हूँ, बैंकों का पैसा डिफेंस हो चुका था। बैंकों को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वो चाल चली। और दूसरी बात आ जाइए, 5.25 लाख करोड़ पिछली बार इसी कारपोरेट के इसी सरकार ने बजट में राइट ऑफ किए, उसकी बात नहीं करते आप। किसानों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में हर साल 10 से 10.5% का नुकसान किसानों को बर्बाद कर रही है सरकार, उसकी कौन बात करेगा? 70,000 का क्या वैल्यू होती है? प्राइस कमीशन पूरी तरह से किसान विरोधी है। धनखड़ बिल्कुल वही गलत है। मैं सिर्फ आप भी तो गलत है। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, इस कटघरे में सिर्फ कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी जी ने बहुत माहौल बनाया। अब 18 तारीख को वो मुख्यमंत्री बनेंगी, तो क्या अब पश्चिम बंगाल में कोई लैंड एक्विजिशन नहीं होगा? ये देखने का बड़ी दिलचस्प बात होगी। रेल मंत्री के रूप में चंदौली में उन्होंने किसानों की भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश की, अभी तक सिंगूर में फैक्ट्री लगाने की बात की। और वो फैक्ट्री सिंगूर में जो ममता बनर्जी के संघर्ष से हटाई गई, उसको नरेंद्र मोदी जी बुलाकर गुजरात ले गए। और गुजरात में उसमें ऐसा हम 30,000 करोड़ रुपए का उसको बेनिफिट मिलेगा आने वाले वर्षों में। और वो जो टैक्स जनता के पास आता वो उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इस कटघरे में इस देश की सभी मुख्य धारा की पार्टियां शामिल हैं। हम लोगों को इसको, हम चूंकि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम इसको कहने की हमारी स्थिति है कि ये इस बहस को आज निश्चित क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में है। ममता जी ने एक नया काम कर दिया। रेलवे स्टेशन पर जो लोग समोसे बेचते थे, आलू पूरी बेचते थे, छोले भटूरे बेचते थे, गरीब लोग अपना रोजगार करते थे, उनका वेंडर्स का लाइसेंस ममता जी ने चौधरी जी ममता जी ने वहां पर आप देखिए सिंगूर और नंदीग्राम में उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगने दी और फिर रेलवे की फैक्ट्री लगाने की बात क्यों कर दी? नहीं, मैंने ये कहा कि रेलवे में स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे धनखड़ जी गरीब लोग उनको छीन लिया। जिस तरीके से सत्येंद्र जी ने कहा कि सभी पार्टी